हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत। वेलकम टू वी स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के पार्ट नंबर 3 को। दो पार्ट्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पुराने। ठीक है, उसमें हमने ओसोफेगस और बक्कल कैविटी के बारे में डिटेल में जाना। तो पार्ट नंबर 3 में हम स्टमक के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है वैसे तो फ्रेंड्स। इसको मैंने 7 से 8 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसलिए किया है ताकि कुछ भी स्किप ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टमक की शेप और जगह देखिए कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर है, ये स्टमक यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और ईसोफेगस आ करके स्टमक में खुल रही है, ये ऊपर से देख रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं, ट्रू स्टमक सम फिशेस और टेट्रापोड में उपस्थित होता है। जब आप ट्रू स्टमक कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विच हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी ट्रू स्टमक वो है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वेगस नर्व भी है। ये मैं वेगस नर्व बता देता हूँ। ये वेगस नर्व है, राइट वेगस नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व स्टमक को सप्लाई करती है। वेगस नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। इट इज़ द ओनली क्रेनियल नर्व विच क्रॉसेज योर नेक रीजन एंड सप्लाई योर बॉडी ऑर्गन। इसका मतलब स्टमक की जो एक्टिविटी है उसे वेगस नर्व कंट्रोल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टमक पाया कहाँ जाता है? ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है स्टमक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में, डायफ्राम के ठीक नीचे। एब्डोमिनल कैविटी से क्या समझते हैं आप? जब मैं आगे के लेक्चर्स में ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा कि भाई क्रेनियल कैविटी, डॉर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, बहुत सारे होते हैं ना। एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी होती है, स्पाइनल कैविटी। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे मैं कहीं पढ़ाऊंगा कि स्पाइनल कैविटी, डॉर्सल कैविटी, तो आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कैविटी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में, डायफ्राम के ठीक नीचे। और डायफ्राम कहाँ पे? ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक पेशीय अंग है जिसकी आकृति जे आकृति की है। ठीक है, मतलब ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये जे शेप्ड आकृति का होता है, और ये ऑब्लिक पोजीशन में पाया जाता है, यानी कि ये तिरछा पाया जाता है। तिरछा कब तक? जब तक कि उसमें भोजन नहीं है। जब भोजन आ जाएगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन एम्प्टी स्टमक, उसकी पोजीशन उदरी गुहा में थोड़ी सी तिरछी है, थोड़ा सा तिरछा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब याद रखिए फ्रेंड्स, स्टमक के दो भाग आपको दिख रहे होंगे। एक भाग कॉन्वेक्स है, ये वाला जो भाग है कॉन्वेक्स है, और एक उठा हुआ, एक अवतल दिख रहा होगा आपको, वो कौन सा है? कॉनकेव भाग है। तो इसका जो कॉनकेव भाग है उसको तो बोलते हैं लेसर कर्वेचर। जो कॉन्वेक्स भाग है उसको क्या कहते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। मैं क्या कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसके निचले भाग को, इसके निचले भाग को, ये वाला कॉन्वेक्स, निचले कॉन्वेक्स मतलब ये निचला भाग है, ये वाला निचले कॉन्वेक्स भाग को ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, और ऊपरी जो कॉनकेव भाग है उसको हम क्या कह देते हैं? लेसर कर्वेचर। तो दो तरह के कर्वेचर हैं। ठीक है, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि आप स्टमक को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इस स्टमक के अंदर, स्पेशली हम मानव के स्टमक की बात करें तो इसके अंदर 4 भाग होते हैं फ्रेंड्स। कार्डियक, ये देख सकते हैं कार्डियक रीजन। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आगे इनके बारे में पूरा। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। आपको जनरल बुक्स के अंदर जो है केवल जो 3 भाग देखने को मिलेंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चौथा बॉडी पार्ट भी बता दिया क्योंकि ये भी स्टमक का एक भाग है। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो है कार्डियक, ये है फंडस, और ये बॉडी, और ये पाइलोरिक भाग। ठीक है, ये 4 भाग मिलकर क्या बताते हैं? दैट इज़ नोन एज स्टमक। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जीवों के अंदर इसी प्रकार के भाग हों। हमारे अंदर तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी है,
लेकिन जो रुमिनेंट एनिमल्स हैं, रुमिनेंट एनिमल्स का मतलब क्या है? उनका मतलब है जितने भी कैटल्स हैं, जुगाली करने वाले जो जीव हैं, रुमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि काओ, बफेलो, जितने भी हैं, उनके अंदर कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। हमारी तरह इसमें कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक बॉडी वाले भाग नहीं पाए जाते। रुमिनेंट एनिमल्स में कंपाउंड स्टमक पाया जाता है, और इस कंपाउंड स्टमक के अंदर चार बिल्कुल अलग से, मानव के स्टमक से बिल्कुल अलग से चैम्बर्स पाए जाते हैं। एक का नाम है र्यूमेन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेसम, और चौथा है एब्डोमेसम। कितने चैम्बर्स हैं? चार। 1 2 3 4, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 4 चैम्बर्स होते हैं। और हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, वो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर घास फूस खाते हैं। हम जानते हैं कि घास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है ना। इनके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन जो है, सेलुलोज का जो पाचन है, वो 4 भागों में से जो 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, र्यूमेन और रेटिकुलम। र्यूमेन और रेटिकुलम के अंदर सेलुलोज का जो होता है पाचन होता है, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज का पाचन करने वाला सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है, इसलिए हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। साथ के साथ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, स्टमक से संबंधित 2 स्फिंक्टर हैं, राइट। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। 2 स्फिंक्टर हैं। ये स्फिंक्टर जो है वॉल्व की तरह काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक दो कार्डिक वॉल्व है, और दूसरा जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर है वॉल्व। तो ईसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग पर, यहाँ पर क्या होता है? कार्डिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। और वह स्थान जहाँ पर कि स्टमक का पाइलोरिक भाग स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग डिडिनम में खुलता है, उस ओपनिंग के ऊपर एक कपाट होता है, ये वाला, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये मैंने एरो भी दे रखा है। यहाँ पे जो दोनों ओपनिंग है, एक तो इसोफेगस की ओपनिंग जो स्टमक में होती है, और दूसरी स्टमक के पाइलोरिक भाग में होती है जो डियोडेनम में होती है। दोनों को कंट्रोल करने के लिए पाइलोरिक और कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं। ये कार्डिक और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो भोजन के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, है ना। कहने का मतलब है जो फूड जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया है, उसको बैक फ्लो होने से रोकना, ये काम किसका होता है? स्फिंक्टर का होता है, ठीक है। 2 स्फिंक्टर मैंने बता दिया, कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा, याद रहे फ्रेंड्स कि खाली स्टमक के अंदर फोल्ड्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक रूगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये गैस्ट्रिक रगीज भी से कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया है। ये आमाशय में पाने जाने वाले वलन है, जो बिल्कुल झुर्रियों की तरह नज़र आते हैं, रिंकल्स की तरह जो है नज़र आते हैं। खाली स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक रगीज पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्टमक के अंदर फूड आ जाता है, तो स्टमक फूड से भर जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये रिंकल्स, ये झुर्रियाँ हैं, ये फोल्ड्स हैं, ये रगीज हैं, ये क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखना फ्रेंड्स, स्टमक के अंदर इन रगीज का बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि रगीज लॉस्ट हो जाएं, तो डिसअपेयर हो जाएं, तो ये स्टमक कैंसर का प्राथमिक संकेत है फ्रेंड्स। क्योंकि स्टमक कैंसर जैसे ही होता है, स्टमक के अंदर ये जो खाली स्टमक के अंदर रगीज बनना है, ये क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो स्टमक है, इसके क्या 2 काम है? ये 2 महत्वपूर्ण काम है इनके। एक तो ये भोजन को यांत्रिक रूप से मथने में मदद काम आता है। आपके स्टमक के अंदर कुछ कर्डिंग समझते हैं ना फ्रेंड्स, जिस तरह से आप छाछ या दही को बिलोते हैं ना, इस तरह से घुमाते हैं, दैट इज़ कर्डिंग मूवमेंट। भोजन को यांत्रिक रूप से मथने का जो काम है वो स्टमक के अंदर होता है, पहला काम, ताकि ये जितने भी पाचक रस हैं वो भोजन के साथ अच्छे से मिल जाएं, और फिर उसको जो भोजन का जो केमिकल डाइजेशन होता है, यानी कि स्टमक भोजन के रासायनिक पाचन में मदद करता है। अच्छा, कार्डिक भाग किसके लिए यूज़ होता है? हार्ट के लिए। और आमाशय कहाँ पर है? आमाशय जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, डायफ्राम के ठीक नीचे, ठीक है। तो हार्ट के, क्योंकि इससे हार्ट से नज़दीकी है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? दैट इज़ नॉन एज द कार्डियक पार्ट। कार्डियक वर्ड यूज़ होता है हार्ट के लिए, तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। इट इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस, ये आमाशय का ऊपरी भाग है, और इसी भाग के अंदर जो है वो इसोफेगस यानी कि ग्रास नाल जो है खुलती है। अच्छा, और सेकंड पार्ट कौन सा है? ये है फंडस। तो कार्डिक भाग के ऊपर जो है
वो क्या प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द फंडस पार्ट। ओके, फंडस पार्ट क्या है, इट एक्सटेंड सुपीरियर ऑफ द कार्डियक पार्ट। ये जैसे कि पूरा कार्डियक भाग है तो ये क्या चीज़ है, फंडस भाग है। ठीक है, इस भाग के अंदर जो एयर और गैसेस जो हैं वो भरी रहती हैं। इसी भाग के अंदर, स्टमक के इसी भाग के अंदर वायु और गैसेस जो है भरी रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे भाग पर, ये वाला भाग बॉडी पार्ट। ये जो पूरा भाग है दिस इज नॉन एज द बॉडी। ये आमाशय का मध्य मुख्य और गोमदाकार डूम शेप क्यों कहा, क्योंकि ये पूरा जो को पूरा ये है ना कॉन्वेक्स भाग है, तो हम इसे गुंबदाकार भाग कहते हैं। और अंतिम वाला जो भाग है ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक रीजन। ये आमाशय का बेसिकली पोस्टीरियर भाग है। आमाशय का क्या है, पोस्टीरियर भाग है। ठीक है, नाउ ये जो पाइलोरिक भाग है इसके 3 भाग है। पहला जो भाग है पाइलोरिक एंट्रम, ये वाला है। दूसरा जो भाग है वो पाइलोरिक कैनाल। तीसरा जो भाग है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, यानी कि पाइलोरिक वॉल्व या पाइलोरिक अवरोधनी। ठीक है, ये जो पाइलोरिक कैनाल है, ये वाला जो कैनाल वाला भाग है ये ड्यूडेनम के अंदर खुलता है। और ये जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है, जब तक भोजन पूरी तरीके से यहाँ पर, जब तक भोजन प्रोटीन का पाचन वगैरह है या ये सारी क्रियाएं हैं या जो मंथन गतियाँ हैं, जो कायम में बदलने की क्रिया है वो पूरी नहीं होती है, तब तक ये वाल्व क्या होता है, बंद रहता है। क्योंकि ये आमाशय के सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, उसके बाद कहीं जाके भोजन इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हैं छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम में थोड़ा थोड़ा पहुंचता है। आमाशय में जो भोजन जो है वो कितनी देर तक रहता है, संग्रहित रहता है, 4 से 5 घंटे तक संग्रहित रहता है। ये एक ऐसा सैकलाइक भाग है जिसके अंदर आमाशय के अंदर जो भोजन जो है 4 से 5 घंटे तक संग्रहित रहता है। इसलिए कहा जाता है हमेशा कि एक बार जो हम भोजन लें तो कम से कम दूसरे भोजन को 4 से 5 घंटे का अंतराल रखें। ठीक है, तभी तो हम सुबह दिन में शाम 3 पार्ट हमने बना रखे हैं खाने के। ठीक है, अब आ जाते हैं, जो भोजन जो है आमाशय के अंदर अम्लीय गैस्ट्रिक जूस के साथ मंथन गतियों के कारण क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। मतलब जब भोजन आमाशय के अंदर पहुंचा, उसके बाद आमाशय के अंदर कुछ विशेष प्रकार की गतियां होती हैं जिनको कि कर्निंग मूवमेंट्स कहते हैं, मंथन गतियां। जब भोजन आमाशय गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, भोजन के इस स्वरूप को, आमाशय के अंदर इस स्वरूप को वी कॉल इट इज़ काइम। काइम कहते हैं हम इसे। ठीक है, याद रखना, जब आपने भोजन को अपने मुख गुहा के अंदर दांतों से चबा दिया था और चबा हुआ भोजन जब लार के साथ मिश्रित हो गया था, तो उस भोजन के स्वरूप को बक्कल कैविटी के अंदर क्या कहते थे, बोलस कहते थे। ठीक है, लेकिन जब यही बोलस फॉर्म जब और ज़्यादा पच जाता है आमाशय के अंदर, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट इज़ काइम। ठीक है, अच्छा याद रखना, भोजन जो है आमाशय के अंदर जो ये अम्लीय गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ ना, इस गैस्ट्रिक जूस ये आए कहाँ से, गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जठर रस का श्रावण करने वाली जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को हम कहते हैं जठर ग्रंथियां कहते हैं, राइट। और याद रखना फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, जठर ग्रंथियों को डिटेल में नहीं समझाया है, लेकिन वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पूरा एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा ना। तो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। और साथ के साथ गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर क्या जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले म्यूकस है और जो बाइकार्बोनेट्स हैं, वो आमाशय की भित्ति को उच्च अम्लीय HCl से सुरक्षा देते हैं। तो जो आमाशय के अंदर HCl भरा हुआ है, तो आमाशय की दीवार तो डिसॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि HCl जो है अम्लीय है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये जठर रस के अंदर पाए जाने वाला जो श्लेष्म होता है, वो हमारे आमाशय की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, लुब्रिकेट करता है इस HCl से, ताकि HCl हमारी आमाशय की वॉल्व को ख़राब ना कर सके। और आमाशय का जो pH होता है 1.5 से लेकर 1.8 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा याद रखना फ्रेंड्स, आमाशय की म्यूकोसा परत पर, उसके ऊपर क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जठर ग्रंथि को आप अलग से मैंने वीडियो आऊँगा, उसको ज़रूर देखना। आमाशय में सब प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, याद रखना, प्रोटीन का संपूर्ण पाचन तो छोटी आंत में संपन्न होता है, लेकिन आमाशय में
प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। और उसका कारण है आमाशय के अंदर दो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, एक का नाम है पेप्सिन, एक का नाम है रेनिन। तो ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम है, राइट। तो ये पेप्सिन है जो वो प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो है, रेनिन वो किडनी वाला रेनिन नहीं है, और ये नवजात शिशुओं के अंदर दुग्ध प्रोटीन पाचन वाला एंजाइम है। दुग्ध के अंदर जो प्रोटीन वगैरह होता है ना, उसको पचाने वाला एंजाइम है। आमाशय में पेप्सिन और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ओके। तो ऐसा ही माना जाता है कि आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो कि ट्राइग्लिसराइड को पचाने का काम करता है। यानी कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, आमाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है वो दूध में उपस्थित वसा का कुछ पाचन करता है, ओके। तो आगे मैं बताऊंगा प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।